If you have any doubt regarding the previous lecture, you can ask. So this slide, it kind of summarize what we have done in previous lecture. Just a minute. So this is the source of sound in this figure. Okay, and this is the audience, for example. So there are two category of sounds. One is direct sound, this one reaching to the audience directly, and second one is reinforcements or reflected sound. They are hitting the other part of the hall, roof, wall, ceiling, any other material, chair, curtain, anything, and they are reflected back towards the audience. Okay, so this is direct plus reinforcement. So depending upon your losses are less or high or equal, your intensity of sound in the hall will be distributed. Okay. Then we have reverberation time. Okay, so we have already discussed about this time briefly, but let us define it exactly. So reverberation time kya time hai? It is the time taken by a sound wave to fall below minimum audible intensity. So this is the threshold, minimum audible intensity, minimum audibility level after the source is stopped. So this is the condition that initial source has to be stopped, original source has to be stopped. उसके बाद अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड से नीचे चलेगी तो वहां तक के टाइम को आप बोलोगे रिवर्बरेशन टाइम. यहाँ इसकी एक और डेफिनेशन भी है, दैट इज फॉल टू 1 millionth ऑफ इट्स इनिशियल इंटेंसिटी. ठीक है जी, 1 millionth 10⁶ का फैक्टर है आफ्टर द सोर्स इज स्विच्ड ऑफ या स्टॉप. तो इफ I naught is your initial intensity, जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड था उसकी कांस्टेंट इंटेंसिटी आ रही है हमारे पास I naught. अगर उसका 1 millionth, so 1/10⁶ इंटेंसिटी हो जाएगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, आफ्टर कहां से काउंट करना है वो टाइम? आफ्टर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड इज स्विच्ड ऑफ. फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूं छोटा सा ग्राफ, इफ दिस इज द I naught and intensity versus time graph, and if I at this point if I stop the original source of sound, then it will decay. ठीक है, अब कितना डिके करे? यहां से अगर मैंने ये थ्रेशोल्ड का कट लगा दिया दैट I naught डिवाइडेड बाय 10⁶, अगर इतनी इंटेंसिटी आ जाएगी, सो ये जो टाइम है यहाँ जहां पे हमने सोर्स को ऑफ किया, ओरिजिनल सोर्स को, और यहाँ जहां पे उसकी इंटेंसिटी 1/millionth हो गई, दिस मच टाइम इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम. ठीक है जी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटे. सर कुछ लोग वेटिंग रूम में हैं तो उनको आने दीजिए. वेटिंग रूम से आ गए हैं, कोई वेटिंग रूम में है नहीं. ओके ओके ओके, थैंक यू विशाल. सो आई थिंक this graph clearly explains about the reverberation time. ठीक है जी. सर एक चीज पूछनी थी सर. हाँ जी, मतलब सर इसमें 0 तक वो इसलिए नहीं गया क्योंकि 1/10⁶ पे वो जो इंटेंसिटी जो ऑडिबल है वहां तक पहुंच जाती है, उससे नीचे ऑडिबल नहीं होता. देखो आपको एक तो रेफरेंस पॉइंट मिल गया, बिकॉज यू हैव टू डिफाइन द टाइम इंटरवल, है ना. टाइम का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से टाइम आप कैसे डिफाइन कर रहे हो. सो अगर मेरा ये 0 टाइम है, ये टाइम जिसपे मैंने सोर्स स्विच ऑफ किया, इसके विद रिस्पेक्ट टू कितना आगे तक मैं लेके जाऊं टाइम, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना, आगे इन्फिनिटी तक जाएगा. सो आपकी 0 क्या है? हाउ यू डिफाइन योर 0? या तो इंटेंसिटी बिल्कुल 0 हो जाए, ठीक है, वो बहुत आगे जाके होगी. यहाँ जो आपके रेफरेंस में जितनी आपको ऑडिबल है, यहाँ इसीलिए लिखा है ना मिनिमम ऑडिबिलिटी लेवल. सो ये हमने डिफाइन कर दिया कि इससे नीचे होगी तो वो हमारे लिए 0 के बराबर है. सो इन ऑर्डर टू डिफाइन द सेकंड पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल, हमने इसको डिफाइन कर दिया कि 1/millionth, ये स्टैंडर्ड है. ठीक है, तो ऑफ किया टाइम और जहां पे वो 1 millionth हो गया, दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम. ओके सर. ठीक है जी. हाँ जी मुझे रिवर्बरेशन टाइम 0 हो सकता है. रिवर्बरेशन टाइम 0 कब होगा आप बताओ?
रिवर्बरेशन टाइम 0 तब होगा जब जैसे ही आपने सोर्स को ऑफ किया, आपकी जो इंटेंसिटी है वो 0 पे आ गई, सीधा यहाँ पे जंप किया उसने। तो फिर तो रिवर्बरेशन ही नहीं हुआ ना। सर फिर तो ये नहीं कहेंगे कि साउंड ऑडिबल ही नहीं था। साउंड ऑडिबल नहीं था, आपकी इंटेंसिटी कुछ तो थी ना, मतलब विद इन नो टाइम इट डिकेज टू 0। आइडियली इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास एक ओपन विंडो है, ठीक है, यहां आप बोल सकते हो कि जैसे ही साउंड हिट की वो वैसे ही बाहर निकल गई, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां आप बोलोगे कि इंटेंसिटी तो उसकी इस पॉइंट पे आई नॉट थी, पर ओपन विंडो से जैसे ही पास की उसकी इंटेंसिटी 0 हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। तो यहां आप बोल सकते हो रिवर्बरेशन टाइम 0 हो गया, ठीक है जी। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, I is equals to the audibility level, which is equals to I naught upon 10 to the power yes 6. yes 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 So, but I naught can be variable because वो 100 भी yes होता है, yes 1000 it depends on source as well, but we need a standard value for every intensity. So ये आप standard value लेते हो इसको। So, but still, then audibility level will change by raised to the But power you 10. have already taken the factor 10⁻⁶. This is very large factor, ठीक है। अगर आप इतने लार्ज, आपकी इंटेंसिटी कुछ भी हो, जितनी हाई आप रखना चाहते हो रख लो, जो आपकी ऑडिबल रेंज में हो, अगर उसको 10⁶ से डिवाइड करोगे तो वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में चली जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑलरेडी कंसीडर्ड ए लार्ज फैक्टर फॉर डिफाइनिंग द मिनिमम थ्रेशोल्ड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ अनीश बोलो। सर ये रिवर्बरेशन टाइम कंप्लीटली 0 नहीं हो सकता ना, अगर सोर्स बोलना बंद करने के बाद। मैंने तो आपको एग्जांपल दी, रिवर्बरेशन टाइम विल बी 0 फॉर ओपन विंडो। आपने विंडो के ऊपर साउंड हिट की और उसमें से, और वो विंडो खुली हुई है और पास कर गई सारी की सारी साउंड, तो आपकी रिवर्बरेशन खत्म हो गई, अदरवाइज इट विल बी नॉट बी 0। ओके सर। सर फिर वो रिवर्बरेशन हुआ कैसे अगर वो एकदम से ही 0 हो जाएगा? बच्चे वो इसका एक पर्टिकुलर केस है ना, आप तो 0, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि रिवर्बरेशन टाइम जो है वो 0 होगा, तो अगर 0 हो गई कोई चीज तो वो होगी नहीं ना, ठीक है। स्पेशल केस है। हाँ स्पेशल केस है। तो नेक्स्ट इज इफ रिवर्बरेशन टाइम इज टू लो, यहाँ पे आपकी जो बात आप कर रहे हो, साउंड डिसअपियर क्विकली एंड बिकम्स इनऑडिबल, ठीक है। तो ये जो हमने बात की कि 0 हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो उसका मतलब क्या है। इफ रिवर्बरेशन टाइम इज टू हाई, अब यहाँ ये ध्यान देना चाहिए, साउंड एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्या होगा, एन ओवरलैपिंग ऑफ सक्सेसिव साउंड्स रिजल्ट इन अनक्लियर इंफॉर्मेशन। सो जैसे मैंने कल एक ग्राफ दिखाया था आपको हेलो का, तो हेलो जो है वर्ड के ऊपर ओवरलैपिंग साउंड जो रिवर्बरेशन आ रही है, ओवरलैपिंग आ रही है। सो एक कंटिन्यूस मुझे हेलो लंबी साउंड सुन रही है, और अगर आपका रिवर्बरेशन टाइम ज्यादा है तो वो जो साउंड है वो अनक्लियर हो जाएगी बिकॉज ऑफ सक्सेसिव ओवरलैप्स ऑफ द साउंड, ठीक है जी। Therefore, for good audibility, reverberation time should be optimum. So अब यहाँ पे आपका जो अकाउस्टिक का कंट्रोल था ना, अकाउस्टिक के कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि आपको रिवर्बरेशन टाइम के ऊपर ग्रिप होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि उसको कम कैसे करना है, उसको ज्यादा कैसे करना है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड विद द अकाउस्टिक्स ऑफ ए हॉल और बिल्डिंग। ये पीपीटी मिल जाएगी ना सर हम लोगों को? मिल जाएगी बच्चे, मिल जाएगी। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाना। सर रिवर्बरेशन टाइम अगर काफी ज्यादा होगा तो साउंड अनक्लियर हो जाएगी। बिल्कुल। तो उसका कोई एग्जांपल? आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी लेक्चर हॉल, कोई लेक्चर कर रहा हो थिएटर में, ठीक है। तो जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे, क्योंकि थिएटर में आपको बास भी चाहिए, ट्रेबल भी चाहिए, इकोस भी चाहिए, है ना। तो जैसे ही आपने बोलना शुरू किया, आपकी वॉइस जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होके या ओवरलैप होके ऑडियंस को सुनेगी, विच इज अनक्लियर। सो इस कैटेगरी वाले हॉल में रिवर्बरेशन टाइम ज्यादा होता है। लेक्चर हॉल में आपको जितना कम टाइम हो उतना ठीक रहता है, ठीक है। और जो इकोइक हमने चैम्बर की बात की थी, उसमें रिवर्बरेशन टाइम आपका 0 हो जाना चाहिए, सभी की सभी साउंड अब्सॉर्ब हो जानी चाहिए। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। सर यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है कि I and I naught is the initial and final sound intensity. हाँ यहाँ पे ठीक है। सो नेक्स्ट इज फ्यू आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिमम रिवर्बरेशन टाइम, कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपको कितना रिवर्बरेशन टाइम रिक्वायर्ड है इन सेकंड्स। फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस हॉल्स के लिए आपको रिवर्बरेशन टाइम चाहिए 1 to 1.5 सेकंड्स, सिनेमा थिएटर्स के लिए आपको चाहिए 1.3 सेकंड्स, असेंबली हॉल्स के लिए चाहिए इन बिटवीन द रेंज ऑफ 1 to 1.5,
public lecture halls 1.5 to 2, music concerts 1.5 to 2, churches 1.8 to 3. So these are few examples of the range of optimum reverberation time for particular activities. Then is bache Sabine formula for calculating the reverberation time. So this formula is also known as Franklin formula. This formula was given by Professor Sabine. He determined the reverberation times of empty halls and furnished halls. So empty hall वही सेम हॉल है, उसको एक बार एम्प्टी करके उसने रिवर्बरेशन टाइम कैलकुलेट कर लिया कि कितने टाइम के बाद मुझे ये साउंड रिपीट हो रही है. और फिर फर्निश्ड हॉल मतलब उसमें चेयर्स, ऑडियंस, कर्टेन्स, कारपेट्स सब कुछ रखने के बाद उसने कैलकुलेट कर लिया. सो फर्निश्ड हॉल ऑफ डिफरेंट साइजेस. सो हॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस के साथ ये एक्टिविटी ट्राई की उसने एंड अराइव्ड एट द फॉलोइंग कंक्लूजन्स. सो उसकी जो एक्सपेरिमेंट किए उसने, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, उनके बेस पे उसके कुछ ऑब्जर्वेशन थे. So first one is reverberation time depends on reflecting properties of wall, floor, ceiling of the hall. So reflecting properties पे depend करेगा कि कितना absorb कर रहे हैं, है ना, जो मटेरियल रखा हुआ है आपने हॉल में उसका absorption power कितना है, so उस पे depend करेगा. Second one is reverberation time depends on volume of the hall, कि आपके हॉल का वॉल्यूम कितना है, length into breadth into height. It also depends on the absorbing power. ठीक है, absorbing power क्या होता है? Absorption coefficient into surface area. This is absorbing power. A into S. A is less than सर 1. सेकंड पॉइंट एक बार फिर बता दीजिए. Second point is कि आपके जो हॉल का वॉल्यूम है, डायमेंशन कितना है ना, लेंथ कितनी है उसकी, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका रिवर्बरेशन टाइम. ठीक है जी. सो रिवर्बरेशन, थर्ड पॉइंट इज रिवर्बरेशन टाइम डिपेंड्स ऑन अब्जॉर्बिंग पावर. कौन किस चीज की अब्जॉर्बिंग पावर? ऑफ वेरियस अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लाइक कारपेट, कुशन, कर्टन्स. ठीक है, इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा. फर्दर रिवर्बरेशन टाइम आल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. तो कितनी फ्रीक्वेंसी की आपको आप साउंड इंसिडेंट करवा रहे हो किसी पर्टिकुलर हॉल के अंदर, उसके ऊपर भी रिवर्बरेशन टाइम डिपेंड करेगा. एंड इट इज, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, रिवर्बरेशन टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द सोर्स. बच्चे यहाँ ध्यान से देखना, आपने कल क्वेश्चन पूछा था, पोजीशन ऑफ सोर्स पे डिपेंड करेगा कि नहीं. सो रिवर्बरेशन टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ सोर्स एंड द लिसनर एंड शेप ऑफ द रूम. ठीक है जी. सो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, हॉल की प्रॉपर्टीज, और कुछ पे ये नहीं डिपेंड कर रहा. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन Sabine gives a formula in the form of equation. अब उसने फॉर्मूला क्या दिया कि रिवर्बरेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द हॉल न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय अब्जॉर्प्शन ए. ठीक है जी, अब्जॉर्प्शन. सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसने हटा दिया, उसकी जगह के कांस्टेंट लिख दिया. सो रिवर्बरेशन टाइम, इसको कई बुक्स में टाउ की फॉर्म में भी लिखा हुआ है. टाउ और टी इज इक्वल टू के वी बाय ए. अब्जॉर्प्शन पावर ए है, ए इनटू एस. ठीक है. हियर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट whose values depend on units in which length is measured. So आप इस केस में लेंथ मेजर कर रहे हो either in feet or in meters. ठीक है, it depends आपको न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, लेंथ इन फीट गिवन है या मीटर में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप k की वैल्यू अकॉर्डिंगली यूज करोगे. सो इफ लेंथ इज मेजर्ड इन फीट, वैल्यू ऑफ k इज 0.05. ठीक है. इफ लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, वैल्यू ऑफ k इज 0.161, या कई बुक्स में 0.165 भी लिया हुआ है. सो अगर फीट में है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, 1120 फीट पर सेकेंड, और अगर मीटर में है लेंथ तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, 340 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी. सो ये फीट के लिए फॉर्मूला है आपके पास 0.05 v by a, और ये मीटर के लिए 0.161 v by a. सो दिस इज फॉर्मूला फॉर reverberation time given by Sabine formula. This formula is also called Franklin's formula. ठीक है जी. Excuse me, sir. हाँ जी बताइए. So what is A into S? Where it is written? Sir, absorption power, you said that it is A into S. What is? This is A into S, where A is absorption coefficient of that hall. ठीक है. S is surface area of that hall. So it is absorption power. ठीक है जी. So
अब ये बजे मीटर में जो ये हमारे पास फॉर्मूला था वो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में. हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑन प्रीवियस स्लाइड. सो पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था 0.161 v इज a, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो 161 v a s. ये फॉर्मूला और ये जो मैंने रेक्टेंगल्स में डाले हैं फॉर्मूले, इसमें क्या डिफरेंस है? So वो अलग-अलग surfaces के लिए multiple surfaces Yes. and material. There is one problem that if your hall contains multiple absorbing materials, surfaces हैं उसके पास. For example, आपका wall का absorption coefficient different हो सकता है, curtain का different हो सकता है, chairs का different है, carpet का different है, roof का different है, audience का different है. So there are different multiple absorbing material are placed in the hall. So सबका absorption coefficient different है. So either दो possibility हैं. अगर आपके पास for example 100 material है, absorbing material, so या तो आपको हर एक मटेरियल का अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पता हो. सो ये अल्फा या ए, दीज आर अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. तो मैं उसको लिख दूं जैसे t इज इक्वल टू 0.161 v बाय a1s1 प्लस a2s2 प्लस सो ऑन ansn. सो इस तरह लिख दूं. अगर मुझे नॉलेज है 100 डिफरेंट अब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट, अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की, ठीक है. बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट फिजिबल कि आपको जितना भी मटेरियल हो सबका अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पता हो. सो व्हाट यू डू, यू टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. सो आप इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हो कि टाउ और t इज इक्वल टू 0.161 v बाय a बार इनटू s, वेयर a बार इज एवरेज अब्जॉर्प्शन. ठीक है. So instead of dealing with each and individual materials, we are taking the overall picture by considering the average absorption coefficient. ठीक है. एक मिनट प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए. ठीक है सर. हाँ जी बच्चे. सर वो जैसे S1 S2 S3 था सर, वो तो वो जैसे वो हमेशा मतलब सारे हॉल का ही सरफेस एरिया रहेगा, या जैसे एग्जांपल जैसे कर्टन है, कर्टन के पीछे वाली जो वॉल है, if you are taking A1 S1 A2 S2, so for example A1 आपने यूज किया है कर्टन का, so जो S1 होगा that is surface area of the curtain. ठीक है. A2 आपने अगर यूज किया वॉल का, so S2 will be surface area of the wall and so on. ओके सर, थैंक यू. ठीक है नहीं. So V, which is volume, S is surface area, alpha or A is absorption coefficient. They can be calculated from plans and specifications. So it is possible for an architect to design an auditorium with any desired time of reverberation. So आप वॉल्यूम, सरफेस एरिया, अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को कंट्रोल करके आपको जो रिक्वायर्ड ऑप्टिमम रिवर्बरेशन टाइम चाहिए किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, आप वो अचीव कर सकते हैं. ठीक है जी. सर अगर एब्जॉर्प्शन इसका कोएफिशिएंट का अगर हम एवरेज ले लेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट सरफेस एरिया ऑफ द हॉल से कर दें, फिर तो जरूरत नहीं है. हाँ, फिर जरूरत नहीं. आप देखो ऑब्वियसली दिस वन फार्मूला व्हिच डील्स विद इंडिविजुअल मटेरियल, इट इज मोर एक्यूरेट. ठीक है. बट इन ऑर्डर टू गेट एन एवरेज पिक्चर, ओवरऑल पिक्चर है ना, ब्रॉडर पिक्चर आपको देखनी है, तो आप जिसमें ज्यादा एक्यूरेसी आपको नहीं चाहिए, आप एवरेज अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के साथ डील कर सकते हैं. हाँ जी. सर जैसे अब्जॉर्बिंग पावर जो है अगर वो ज़्यादा होगा, जैसे मैं ये बात कर रहा था फॉर्मूला की, तो अब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होगा तो टाइम फॉर रिवर्बरेशन कम होगा, है ना. बट सर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो भी तो कम होना चाहिए ना सर. अगर मान लो बहुत बड़ी रूम है तो वो तो ट्रैवल करने में ही गायब हो जाएगा फिर आपका. बच्चे गायब नहीं होगा, आप उसकी इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा. और ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम ज्यादा है तो उसको बिल्कुल एंड पॉइंट तक ही जाना है. मैंने अभी जो स्टार्टिंग में एक स्लाइड दिखाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था ना, इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स है, तो वो सोर्स के पीछे से भी रिफ्लेक्ट होके आएगा, उसके कॉर्नर से भी रिफ्लेक्ट होके आएगा और उसके फ्रंट से भी रिफ्लेक्ट होके. बट हम इसमें ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि वो जो होता है आपका जो साउंड है वो डिसअपियर नहीं होगा अपने आप. हाँ, तो ये अजम्पशन चल रहा है इसमें. साउंड डिसअपियर नहीं होगा बच्चे. अगर आपका सोर्स ऑफ साउंड ओरिजिनल ऑन है तो साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है. वो डिसअपियर होगी जब ऑफ हो गया, उसके बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से, एक तो ओरिजिनल सोर्स खत्म हो गया, वैसे इंटेंसिटी आपकी डाउन आएगी. जो कुछ भी इंटेंसिटी ड्यू टू रिवर्बरेशन बची हुई है वो भी डिक्रीज करती जाएगी विद टाइम when sound is getting multiply reflected from the different surfaces. So but I'm talking about a very large room. If a room is very very large, sir, so this mechanical wave of the sound will slowly, sir, dissipate, na?
मतलब if you are dealing with a bigger hall whose volume is large, your sound initial sound should also be very large. ठीक है, अगर आप कम साउंड के साथ ओरिजिनल सोर्स रखोगे तो आपका तो ओरिजिनल साउंड ही एंड तक नहीं पहुंचेगा. समझ ठीक गया है. समझ गया. ओके सर ये फॉर्मूला तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा नहीं ना, लेकिन वैसे अगर हम हाँ जनरली वो एक्सट्रीम की बात हो रही है पर्टिकुलर केस की कि इन्फिनिटी हो तो क्या हो, जीरो तो क्या. हाँ निश बोलो. सर ये वॉल्यूम, सरफेस एरिया और ये अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे प्लान्स और स्पेसिफिकेशन से? ये आपको न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा. बच्चे वॉल्यूम कैसे निकालते हो किसी हॉल का? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है. हाइट, हाँ. LBH. ठीक है. सरफेस एरिया कैसे निकालते हो? 2 times LB plus BH plus HL, है ना. ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है. ये अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अब कैसे फाइंड करनी है ये आगे हम करेंगे. ओके सर. देन अब्जॉर्प्शन ऑफ डाउट था सर, अगर कोई ओपन एरिया में कोई ऐसे हो रहा हो तब ये कैसे यूज हो सकता है? ओपन एरिया में आपको मैंने अभी बोला कि ओपन एरिया में साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगी ही नहीं, तो आपका रिवर्बरेशन होगा ही नहीं. ओके सर. ठीक है. नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड के अभी ये जो हम बात कर रहे हैं कि साउंड किसी मटेरियल पे फॉल करेगी, इंसिडेंट करेगी. सो व्हाट विल हैपन टू द साउंड? सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि साउंड कैसे इंटरेक्ट करेगी. सो द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस बाय व्हिच साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म, जनरली द हीट. ठीक है, इज नोन एज अब्जॉर्प्शन. सो पहला तो ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी मटेरियल पे अगर साउंड फॉल करेगी तो वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. अब वो क्यों होती है? देयर आर टू रीजंस. फर्स्ट वन इज पोरोसिटी. मटेरियल इज पोरस, होल्स हैं उसमें. So in the process of absorption of sound energy, it is converted into heat due to frictional resistance inside the pores of the material. ठीक है. होल्स जो है मटेरियल में फाइबर की फॉर्म में, pores of the material, the fibrous and porous material absorb sound energy more than the solid materials. So अगर pores हैं या holes हैं तो वो ज्यादा साउंड एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको ज्यादा अटेन्युएट करेंगे एज कंपेयर टू द मटेरियल व्हिच इज हाईली डेंस. जो हमने स्टील की एग्जांपल भी दी थी उसमें साउंड ज्यादा ट्रेवल करती है. सेकंड ऑप्शन है कन्वर्जन इनटू हीट इज फ्लेक्सुरल वाइब्रेशन. अब ये क्या है? वाइब्रेट करने को लगा दे अगर मटेरियल के एटम्स को. सो व्हेन साउंड वेव फॉल ऑन फ्लेक्सिबल मटेरियल, फ्लेक्सिबल मटेरियल वो है कि जो मूव कर सकते हैं, रिजिड नहीं है, नॉट रिजिडली माउंटेड, the material of course is set into vibration and the damping forces called into play which dissipate the incident sound energy into heat. So due to damping उसका amplitude decrease करना शुरू कर जाएगा और वो जो है energy is converted into heat. So generally sound energy when it falls on a particular material, it is converted, जो भी loss हो रहे हैं, it is converted into the energy which is the heat, and conversion of heat is possible when the material is porous or has flexible material, flexural vibration की वजह से. ठीक है जी. So this is the cause of absorption of sound. Otherwise क्या होगा? अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा या ट्रांसमिट कर जाएगा. ठीक है. सो अब्जॉर्प्शन के लिए ये दोनों चीजें होनी जरूरी. सर ये समझ नहीं आया सेकंड वाला पॉइंट कि फ्लेक्सिबल मटेरियल की वजह से कैसे कम होगा. फ्लेक्सिबल मटेरियल अगर आपका जो साउंड एनर्जी है वो किसी फ्लेक्सिबल मटेरियल पे फॉल किया और वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. मटेरियल, हाँ मटेरियल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. और अपनी एनर्जी वो मटेरियल को दे रहा है और ड्यू टू वाइब्रेशन, है ना, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. ओके. कैसे? वो डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से, क्योंकि वाइब्रेशन अब एयर में भी है, उस मटेरियल की खुद की भी वो है रिस्टोरिंग फोर्स. सो उनकी वजह से डैम्पिंग आती है नेचर. देन इज अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ साउंड. अब आप डिफाइन कैसे करते हो इसको? ठीक है. ये अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ साउंड नहीं होगा, अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल होगा. ठीक है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का. द कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन अल्फा और ए, दोनों में से कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हो, ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ. अब ये कैसे डिफाइन करोगे? देयर आर 2-3 मेथड्स अवेलेबल. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड. रेशियो ऑफ साउंड एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय इट्स सरफेस, वन थिंग. टू, दैट ऑफ टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस. सो कितनी फॉल की और उसमें से कितनी अब्सॉर्ब हो गई, ये रेशियो आपको बताएगा अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना है. ठीक है जी. सो अल्फा और ए इज इक्वल टू न्यूमरेटर में साउंड एनर्जी अब्सॉर्ब कितनी हुई सरफेस के द्वारा,
देन डिनोमिनेटर में है टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ ए मटेरियल, पर्टिकुलर मटेरियल। अब इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। एन ए यूनिट एरिया ऑफ ओपन विंडो, ओपन विंडो मतलब आप हॉल में एक विंडो है जिसके आपने डोर्स ओपन कर रखे हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन विंडो, जिसमें से कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा, कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज ट्रांसमिटेड, दैट इज कॉल्ड ओपन विंडो। सो ए यूनिट एरिया ऑफ ओपन विंडो इज सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड। तो हमारे पास कुछ रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को डिफाइन करें। जैसे हम टाइम डिफाइन कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स हमें चाहिए टाइम इंटरवल डिफाइन करने के, वैसे हमारे पास कुछ सेट स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, दैट इज ओपन विंडो इन दिस केस। सो ऑल द साउंड इंसिडेंट on an open window is fully transmitted and none is reflected, therefore it is considered as ideal absorber of the sound। ठीक है, अब्जॉर्बर बोल रहे हैं बट इसमें अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ये ट्रांसमिट कर रहा है। बट फॉर हॉल, हम अगर हम हॉल के अंदर हैं तो हमारे लिए सारा अब्जॉर्ब हो जाए या ट्रांसमिट हो जाए, हमारे लिए एक ही चीज है, क्योंकि रिफ्लेक्ट कुछ नहीं हो गया। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन thus the unit of absorption is the open window unit। so this is the unit of absorption coefficient, absorption is open window unit। अब ये इसको डिफाइन कैसे करेंगे, it is also named as sabine, 1 sabine। ठीक है, ओपन विंडो को हम 1 sabine भी लिख सकते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु एस्टैब्लिश्ड द यूनिट। अब डेफिनेशन क्या है, 1 meter square sabine is the amount of sound absorbed by 1 meter square area of fully open विंडो। ठीक है, सो आपके पास फॉर एग्जांपल ये विंडो है 1 मीटर स्क्वायर की, ये भी 1 मीटर है साइड, ये भी 1 मीटर है। सो इसमें से जितनी भी साउंड एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है, उसको आप बोलोगे 1 मीटर स्क्वायर सबीन। ठीक है जी, सो दिस इज द यूनिट और डेफिनेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। सर ये 1 मीटर स्क्वायर सबीन फिर साउंड की यूनिट के इक्वल ही होगा, यानी डेसिबल के? ये अमाउंट ऑफ साउंड है बच्चे, अमाउंट ऑफ साउंड, इट इज नॉट साउंड, अमाउंट ऑफ साउंड, कितनी क्वांटिटी में वो अब्सॉर्ब हो गया। सर तो इसकी यूनिट क्या होगी अमाउंट ऑफ साउंड की? 1 मीटर स्क्वायर सबीन या 1 सबीन सिंपली, क्योंकि इट इज ऑब्वियस दैट 1 स्क्वायर हमने यूज किया होगा। तो अल्फा यूनिटलेस नहीं होना चाहिए बच्चे, मैं अमाउंट ऑफ साउंड अब्सॉर्ब की बोल रहा हूँ, अल्फा की नहीं बोल रहा। अल्फा इज डायमेंशनलेस, यूनिटलेस है वो, क्योंकि वो कोएफिशिएंट है एंड और ये रेशियो है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, यहां से आपको क्लियर भी हो जाएगा टोटल एनर्जी और कितनी अब्सॉर्ब हुई। सो ये रेशियो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 ही रहेगी, और ये 0 के बीच में भी, 0 से हमेशा ग्रेटर या उसके बराबर रहेगी। अगर साउंड, ये डिपेंड करेगा कितनी अब्सॉर्प्शन हुई। अगर 0 अब्सॉर्प्शन है तो ये 0 हो जाएगी अल्फा, जैसे जैसे आपकी अब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी ये 1 के करीब जाता जाएगा। ठीक है जी, नाउ दिस वैल्यू ऑफ अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सबीन फॉर्मूला की ऑब्जर्वेशन में। सो इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू यूज द वैल्यू ऑफ अल्फा एट 500 हर्ट्ज इन अकाउस्टिक डिजाइन। सो आप अभी हमने बोला कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। सो किस फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है, आपको एक न्यूमेरिकल में अल्फा किसी और वैल्यू किसी और फ्रीक्वेंसी पे दिया हो, दूसरे में केस में किसी और फ्रीक्वेंसी पे दिया हो। सो हमें बैकएंड पे कैसे मालूम चलेगा कि ये जो वैल्यूज आपने डिफाइन किए कोएफिशिएंट, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। सो फॉर डिफाइनिंग द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट वी फिक्स द फ्रीक्वेंसी कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमने कैलकुलेट करके ये नंबर दिया हुआ है। सो दैट फ्रीक्वेंसी इज 500 हर्ट्ज। ठीक है जी, देन इफ ए मटेरियल हैज वैल्यू ऑफ अल्फा 0.5, सो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इट मींस 50%, है ना। सो 50% ऑफ इंसिडेंट साउंड एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया। 0.5 है तो 50% हो गया, अगर 0.2 है तो 20% अब्सॉर्ब होगी, अगर 1 है तो इट मींस 100% अब्सॉर्ब होगी। इफ मटेरियल हैज a surface area s square meter, then absorption provided by that material is defined। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि a is a into s या alpha into s depending upon different notations। This is sometimes also called absorption power in numericals। ठीक है सर, इसमें एक चीज पूछनी थी कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट कैसे है? साउंड की जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, हाँ, उस पर डिपेंडेंट कैसे, मतलब it changes with the frequency as per the observation from Sabine। he observed that with the change in frequency आपका जो reverberation time है वो कम, जैसे हमने
नहीं अभी आपने नहीं किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक यूनिट है, हमने पिछले ग्रुप में करवाया था। उसमें था कि एक कंडक्टर इज गुड और बैड, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कॉपर है, आप इसको जनरली बोलते हो कि गुड कंडक्टर है, बट किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए वो बैड कंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, सेम एनालॉजी गोज विद दिस वन कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जिसमें आपको अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट मिल रहा है, वो अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की तो उसकी अब्जॉर्प्शन भी चेंज हो सकती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, यही है ना। अगर और ये साउंड एनर्जी के, और किसी मटेरियल पे अगर आप हिट करवा रहे हो तो वो अब्जॉर्ब कैसे होगी? पोरोसिटी या वाइब्रेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल हम वाइब्रेशन कंसीडर करते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो मटेरियल है उसकी जो फ्लेक्सुरल मटेरियल है उसको वाइब्रेशन करने के ऊपर फोर्स करेगा। कितनी फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन होगी? जो इंसिडेंट साउंड की होगी वो उसको फोर्स करेगा कि इस फ्रीक्वेंसी के साथ का। सो जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी वाइल्ड होगी, हाई होगी, उतनी ही वो ज्यादा आपको वाइब्रेशंस देगा और उतना अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, सो कम फ्रीक्वेंसी होने पे वो कम हो जाएगा, ज्यादा पे ज्यादा। ओके सर। सो ये न्यूमेरिकल है, ये ट्यूब में आप करोगे। देन लिमिटेशंस ऑफ सबेन फॉर्मूला। सो अब हमने कर तो लिया, पर अब क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें हमने कोई डिटेल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हमने कुछ नहीं किया। सिंपल एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम, सरफेस और अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होगी क्योंकि इट इज नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल फॉर ऑल दी रेंजेस ऑफ रिवर्बरेशन टाइम और अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। सो इसकी लिमिटेशन हम डिस्कस करते हैं। दिस फॉर्मूला इज गुड ओनली फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। सो आपका अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अगर 0.2 या उससे कम है, ये तभी वैलिड है। ठीक है, अगर 0.2 से ऊपर चलेगी तो ये ओवर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देगा रिवर्बरेशन टाइम को। ये हम डिस्कस करते हैं कि कैसे। सेकंड पॉइंट इज इट इज नॉट वैल्यू फॉर हायर वैल्यू ऑफ अल्फा। सो ये प्रूव कैसे करेंगे अब? बिकॉज अगर अल्फा 1 है, अल्फा 1 का मतलब क्या होता है मुझे? अगर अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 हो जाए तो उसका क्या सारा मतलब? साउंड एब्जॉर्ब कर लिया, सारा साउंड अब्जॉर्ब कर लिया। इट मींस रिवर्बरेशन टाइम कितना होना चाहिए? 0। इट शुड बी 0। सो रिवर्बरेशन टाइम शुड बी 0। अगर मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखूं कि रिवर्बरेशन टाइम कितना आएगा अल्फा 1, या ये इसको अल्फा भी लिख देता हूं, अल्फा 1 के लिए। सो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो ये तो मेरा नॉन जीरो रिवर्बरेशन टाइम दे रहा है। ठीक है, 0 से बड़ा टाइम दे रहा है। यस, सो दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। सो सबेन फॉर्मूला गिव्स दिस वैल्यू ए नॉन जीरो वैल्यू। आना इसको 0 चाहिए था, ये आपको 0 से बड़ी वैल्यू दे रहा है। इट मींस दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर हायर वैल्यू। ये प्रूफ भी आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में। So for higher values of absorption coefficient, Sabine formula gives higher value of reverberation time. So ये multiple choice question भी हो सकता है कि Sabine formula over estimate करता है reverberation time को या under estimate करता है। ठीक है, so आपने देखा 0 आना चाहिए, ये 0 से बड़ी वैल्यू दे रहा है। So it means obviously it is overestimating the reverberation time. So actual value जो आनी चाहिए उससे ज्यादा वैल्यू दे रहा है। So this is the limitation of Sabine formula. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर ये अल्फा की वैल्यू 1 पे रिवर्बरेशन टाइम 0 क्यों होना चाहिए? बच्चे आप ध्यान नहीं दे रहे अनीश, इसका मतलब दे रहा हूँ सर। ये देखो, ये अगर इंटेंसिटी है और ये टाइम है, ये आपकी ग्रो की इंटेंसिटी और किसी पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे आपने जाके स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, समझ आ गई? तो अगर ये साउंड 100% अब्सॉर्ब हो गई तो इंटेंसिटी उसी टाइम 0 पे ड्रॉप कर जानी चाहिए। समझ गए? इंस्टेड के वो इस तरह डिके करती हुई जाए आगे, क्योंकि ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि रिवर्बरेशन है, और ये बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो गई, इसका मतलब रिवर्बरेशन है ही नहीं, इमीडिएटली अब्सॉर्ब हो गई है। सो इट मींस आपका तो जिस पॉइंट से आपने रिवर्बरेशन लेना शुरू किया और जहां पे वो 1 मिलियंथ हो गया, वो दोनों सेम ही पॉइंट है। सो इट मींस टी बिकम्स प्रैक्टिकली 0 रिवर्बरेशन टाइम। ठीक है, सो 100% अब्सॉर्प्शन के लिए रिवर्बरेशन टाइम 0 हो गया। सो ये हम इस फॉर्मूले को इस कॉन्सेप्ट से टेस्ट कर रहे थे। ठीक है जी, सो इसकी लिमिटेशन हमें मालूम चल गई। अब हमारे पास पिक्चर में क्या आया? आयरिंग फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज एप्लीकेबल टू द हायर रेंज ऑफ अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट एज वेल। बच्चे आपको सबेन फॉर्मूला या आयरिंग फॉर्मूला, इनकी डेरिवेशन नहीं है, ओनली क्वालिटेटिव वैल्यूज और क्वालिटेटिव एनालिसिस इज देयर इन योर सिलेबस। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इन फॉर्मूलाज की। सो नेक्स्ट वन इज आयरिंग फॉर्मूला। सो
अंडर द सेम assumptions जो हमने ऑब्जर्वेशन की थी सबाइन फॉर्मूला की, वो सेम assumptions के साथ we find that fraction of energy absorbed कितनी होगी, ये बराबर होगी एवरेज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा या ए, ठीक है। सो जितनी अब्सॉर्ब होगी बाकी सारी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड ये कितनी होगी, ये होगी एवरेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो ये कितना होगा, अगर आपका अब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन दोनों अगर कोएफिशिएंट सम करो तो ये 1 आना चाहिए, ठीक है। सो अगर अब्जॉर्प्शन अल्फा है तो रिफ्लेक्शन कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा, ठीक है जी। सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आयरिंग ने यूज किया। सो ही गेव द फॉर्मूला। बच्चे अगर आपका अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, आपने शायद ये पढ़ा होगा r प्लस टी इज इक्वल टू 1, ऑप्टिक्स में भी पढ़ा होगा या दूसरी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, where r is reflection coefficient and t is transmission coefficient। दोनों का सम 1 होता है और दोनों की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है। r भी आपका 0 to 1 में है और t भी 0 to 1। कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन, क्योंकि ये यूनिट एम्पलीट्यूड है ना, ये 100% एम्पलीट्यूड है। ये कब होगा, ये ओरिजिनल साउंड का होगा जो हिट कर रही है। सो ओरिजिनल साउंड इज आइदर ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड। कितना ट्रांसमिट हुआ या अब्सॉर्ब हुआ, टी या ए, दोनों में से कोई भी। सो कितना ट्रांसमिट या अब्सॉर्ब हुआ, वो है ए अब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट के बराबर का। सो अगर मुझे ये पता है तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि कितना रिफ्लेक्ट होगा, विच इज 1 माइनस ए। सो वही किया हुआ है यहाँ पे। सो ये कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आयरिंग गेव द फॉर्मूला कि रिवर्बरेशन टाइम इज वही 0.05 v डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहा सबीन फॉर्मूले के जैसा, बट डिनोमिनेटर उसने चेंज कर दिया, अब्जॉर्प्शन पावर a को रिप्लेस कर दिया या a इंटू s को रिप्लेस कर दिया, माइनस s log of e 1 माइनस अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, माइनस s is surface area, log to the base e, in bracket we have 1 minus absorption coefficient, so 1 minus alpha or 1 minus a। ये 0.05 है when length is measured in feet, so velocity is given in feet, and 0.161 when length is measured in meter, so velocity is 340 meter per second। ठीक है जी? हाँ जी बेटा। सर ये इनइक्वालिटी क्या लिखी हुई है 1120 के नीचे आपने? मैंने इनकी रेंज डिफाइन की हुई है बजाय कि ये कोएफिशिएंट जो है कितनी वैल्यूज ट्रांसमिशन या अब्जॉर्प्शन। सर इससे टाइम नेगेटिव में नहीं आएगा? किससे? नहीं भाई, वो माइनस का साइन लॉग के अंदर ले जाए, लॉग के अंदर आएगा बजाय। अभी इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है अगर हम इसकी एक्सपेंशन खोल दें लॉग वाली, तो ये हमें लोअर वैल्यू ऑफ अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के लिए आयरिंग फॉर्मूला देता है या नहीं देता, सबाइन फॉर्मूला के बराबर वैल्यू देता है या नहीं देता, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी जनरल केस करो, अगर वो आपके किसी पर्टिकुलर केस को नहीं लेके आ रहा उस पर्टिकुलर रेंज में, इट मींस ये फॉर्मूला भी ठीक नहीं है। सो हमें मालूम है कि 0.2 से लेस अगर अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, तो सबाइन फॉर्मूला आपको अच्छी खासा रिवर्बरेशन टाइम देता है, एक्यूरेट रिवर्बरेशन टाइम देता है। सो हम इसको टेस्ट करते हैं बच्चे कि ये जो फॉर्मूला है, इज इट वैलिड फॉर और रिप्रोड्यूस दी सबाइन फॉर्मूला फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और नॉट, ठीक है। तो इसकी एक्सपेंशन कर सकते हो बच्चे, log टू द बेस e 1 माइनस अल्फा, एक्सपेंशन कर सकते हो इसकी? तो नहीं सर, एक्सपेंशन नहीं आती। तो मैं ये बच्चे एक्सपेंशन लिख देता हूँ आपको, log टू द बेस e 1 माइनस अल्फा या a। ये तब होगी जब when this number is very small as compared to 1, ठीक है। ठीक है जी। सो इसको मैंने लिख दिया, दिस इज माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2 माइनस अल्फा क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। When I substitute this value in denominator, I'll get t is equal to 0.161 v divided by minus s minus alpha square by 2 minus alpha cube by 3 so on। So इसको मैं simplify कर देता हूँ, 161 v divided by minus minus plus हो जाएगा, so this is alpha into s plus alpha square s by 2 plus alpha cube s by 2 and so on। ठीक है जी। If my alpha is very less as compared to 1, so alpha is less than 0.2, ये मैं रेंज कंसीडर कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ये लिखा कि सबाइन फॉर्मूला इस रेंज के लिए वैलिड है when your absorption coefficient is less than 0.2। but if your alpha is less than 0.2, तो उसका आप स्क्वायर करो तो वो और छोटा नंबर हो जाएगा, उसकी क्यूब करो तो और छोटा नंबर हो जाएगा। so it means we can neglect the higher order terms। so for this particular range, when absorption coefficient is less than 0.2, we get
same number as that of Sabine formula. ठीक है जी? So it means this formula is accurate. Airing formula gives Sabine formula for lesser absorption coefficient. बट अल्फा 1 पे एक बार चेक करो. बता, मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो आपको बोला है कि इस पर्टिकुलर रेंज के लिए आपका Sabine formula रिप्रोड्यूस करना है, क्योंकि वो इस रेंज में एग्जैक्ट वैल्यूज दे रहा है. मुझे मालूम है फॉर्मूला जो था वो यही पे तो प्रॉब्लम कर रहा था जब अल्फा हाई हो रहा था. बच्चे आप इसमें अगर आप इसमें फॉर एग्जांपल अल्फा को 1 पुट करो तो क्या आएगा? सर नहीं हो रहा ना. log 0 क्या होगा? सर नहीं होता उसका कुछ. इन्फिनिटी. सर log 0 पे सर कहाँ वैल्यू होती है उसकी? सो टाउ अगर log 0 आएगा तभी आपको इन्फिनिटी वैल्यू देगा ना. तो डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी है तो 1 बाय इन्फिनिटी इज 0. ठीक है. सॉरी. तो आपका Sabine फॉर्मूला तो आ गया. अच्छा, ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स है, अगर जैसे आपने बात की अभी कि मैं अगर अल्फा ग्रेटर देन 0.2 लूं तो ठीक है, मैं ये सारी टर्म्स ले लूं फॉर एग्जांपल, है ना. तो ये जो टर्म्स हैं सेकंड या थर्ड, दीज रिप्रेजेंट्स द हायर ऑर्डर रिफ्लेक्शन टर्म्स. एक तो मेरी डायरेक्ट साउंड से है व्हिच इज गिवन बाय दिस अल्फा इनटू एस. ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, ये साउंड जो है डिफरेंट मटेरियल से रिफ्लेक्ट होकर ऑडियंस की तरफ आ रही है. दे अकाउंट इनटू दैट रीइंफोर्समेंट. ठीक है. सो आपका आयरिंग फॉर्मूला मल्टीपल रिफ्लेक्शन को भी अकाउंट करता है, whereas Sabine did not account the multiple reflections. ठीक है. वो जो सिर्फ सर आपने direct अल्फा स्क्वायर वाला निगलेक्ट करा है, अगर एस बड़ा होगा तो सर वो निगलेक्ट कैसे हो जाएगा? मैंने तो कहा ही नहीं बजे. मैंने कहा है कि अगर आपका अल्फा 0.2 से छोटा है, ठीक है, और एनीथिंग विच इज लेस देन 1, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो छोटा हो जाएगा. आप फॉर एग्जांपल आपका अल्फा जो है 0.8 है, ठीक है. 0.8 क्या होगा? 8/10. अगर मैं इसका अल्फा स्क्वायर करूंगा तो 8 स्क्वायर बाय 100 हो जाएगा 64. इट इज 0.64. ठीक है. सो आपका अल्फा तो था 0.8, अब अल्फा स्क्वायर हो गया 0.64. इसका क्यूब करोगे और छोटा हो जाएगा. सो यू कैन ऑब्वियसली नेग्लेक्ट द हायर ऑर्डर टर्म्स डिपेंडिंग अपॉन योर एक्यूरेसी. सो अगर आपको बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो आप सीरीज में जितने एक्सपेंड करना चाहो, जितने डेसिमल प्लेस तक आप एक्यूरेसी लेना चाहो ले सकते हो. बट अगर आप प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल के लिए आप फर्स्ट डेसिमल प्लेस या सेकंड डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी इज गुड इनफ नंबर. ठीक है जी. वैसे सर log 0 एग्जिस्ट नहीं करता ना? इन्फिनिटी होता है बच्चा. अच्छा. एग्जिस्ट नहीं करता, इट मींस इन्फिनिटी है. हाँ जी बच्चा. सर ये आपने सेकंड रेंज में टीए लिखा है. सेकंड रेंज में नहीं सर बच्चा, सिर्फ इन्फिनिटी कैसे टी है लिखा है. सर? लॉग उसके ग्राफ में तो लॉग 0 पे तो सर वो कुछ करता ही नहीं सर, टच वच नहीं करता सर. नॉट डिफाइंड होगा ना सर. इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा? रुको जस्ट अ मिनट, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. सर माइनस इन्फिनिटी होगा. यस सर माइनस इन्फिनिटी होता है सर माइनस इन्फिनिटी. रुको बच्चे रुको. सो बच्चे जो जिनकी क्लास है नेक्स्ट वो जा सकते हैं. तो ये है आपका, मैं log टू द बेस e 1 माइनस अल्फा. ठीक है. इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 इट बिकम्स log टू द बेस e 0. ठीक है. सो इसको मैं लिख सकता हूं log टू द बेस e रेज़ टू पावर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. लिख सकता हूं इस तरह से. सो आई कैन टेक आउट माइनस इंफिनिटी आउटसाइड, इट बिकम्स log टू द बेस e. सो इट इज माइनस इंफिनिटी. सो अगर आप टाउ में लिखो रिवर्बरेशन टाइम में 0.161 v डिवाइडेड बाय माइनस s इनटू माइनस इंफिनिटी. ठीक है. सो इट बिकम्स approximately 1 by infinity which is 0. ठीक है जी. ओके. बट